नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेश के अफसरों के साथ बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीसी के जरिए कानून व्यवस्था की नब्ज टटोली। प्रमुख सचिव मनोज सिंह, डीजीपी राजीव कृष्णा की मौजूदगी में अफसरों से संवाद स्थापित किया। त्योहारों को लेकर सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि कोई भी नई परंपरा स्थापित न की जाए। जानवरों की कुर्बानी के लिए स्थान निश्चित किया जाए और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर पैनी नजर रखी जाए। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीसी के जरिए प्रदेश के एडीजी, आईजी, डीएम और एसपी के साथ एक बैठक किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी हाल में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए और साथ ही साथ कुर्बानी स्थल पूरी तरह से चिन्हित किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को यह भी कहा कि त्योहार पर कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्योहार पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से रोड एक्सीडेंट हो रहा है, इसको लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाए और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। वृक्षारोपण को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास निर्देश दिया और कहा कि आने वाले पौधरोपण दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों के एसपी और डीएम के कार्यों की सराहना किया। वहीं राजधानी लखनऊ में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर नाराजगी भी जताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाइन ऑर्डर से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा न जाए। फिलहाल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि लगातार पुलिस गुडवर्क भी कर रही है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कानून व्यवस्था की नब्ज टटोली, अधिकारियों से राय लिया, आने वाले त्योहारों पर क्या व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों की रहती है, यह देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां चर्चित जमीन घोटाले में डीएम, एसडीएम, पूर्व नगर आयुक्त समेत 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैंतुरा। मायावती ने बिहार के मुजफ्फरनगर में नाबालिग दलित। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, कुछ ऐसा ही संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। अब तक विजिलेंस के माध्यम से रिश्वतखोर अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा था। और अब दूसरी तरफ हरिद्वार में जमीन घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला अधिकारी समेत 12 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। ये कहा जा सकता है कि जमीन घोटाले में भी जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, ये संदेश है कि अगर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को कोई भी अधिकारी बढ़ावा देता है, तो फिर उसके खिलाफ ऐसे ही कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी और उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा सकता है। अब तक ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का जो दावा किया था, वो फलीभूत होता हुआ, साकार होता हुआ नजर आया। इसीलिए अब तक सैकड़ों की संख्या में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जो भ्रष्टाचार को पनपाएगा, जो भ्रष्टाचार संरक्षण देगा, उसके खिलाफ ऐसे ही सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सरकार का साफ संदेश है, राज्य हित के लिए जो दायित्व दिया गया उसमें पद की चाह न रखते हुए जनता के प्रति जवाबदेही कर्मचारियों को देनी होगी, ताकि राज्य का विकास हो सके। कैमरामैन सुनील साथ, इंडिया।
खबर लखनऊ से है, जहां बिहार में नाबालिग रेप हत्याकांड को लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। चीफ मायावती ने बिहार के मुजफ्फरनगर में नाबालिग दलित से दुष्कर्म और उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या मामले को लेकर नाराजगी जताई है। बसपा चीफ मायावती ने नीतीश सरकार से इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की बात कही है और साथ ही साथ नीतीश सरकार पर सवाल भी दागे हैं। दरअसल बिहार के मुजफ्फरनगर में नाबालिग दलित से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। चाकू से गोदकर हत्या मामले में इलाज में भी लापरवाही का बड़ा आरोप लगा। इस मामले को लेकर बसपा चीफ मायावती ने बिहार की बीजेपी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग किया है और साथ ही साथ सवाल भी खड़ा किया है। दलित हत्याकांड को लेकर बसपा चीफ मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा चीफ मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, जिससे एक नजीर बने। कड़ा एक्शन नहीं होता है तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। बसपा चीफ मायावती ने यह भी कहा है कि आखिर बिहार कब बदलेगा। फिलहाल बसपा चीफ मायावती बिहार चुनाव और यूपी चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव दिख रही हैं। बिहार में होने वाले चुनाव पर बसपा चीफ मायावती की पूरी नज़र है और कहीं न कहीं दलित दुष्कर्म और हत्याकांड मामला बसपा के लिए संजीवनी मिलती दिख रही है। फिलहाल जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव में बसपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। अब देखना यह होगा कि बसपा बिहार और यूपी में क्या करिश्मा दिखाती है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। खबर महाराजगंज से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिलाओं को झांसे में लेकर उनके आभूषण ठगने वाले एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ पुलिस ने महिलाओं को झांसे में लेकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले महिलाओं को अपने झांसे में लेता था और उसके बाद उनके आभूषणों को लेकर फरार हो जाता था। ठग ने घुगली थाना क्षेत्र के भुवना गांव में बीते 19 मई को एक महिला को झांसे में लेकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद घुगली पुलिस ने स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश कर रही थी। वही पुलिस को कल मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपी स्थानीय थाना क्षेत्र के बरवा खुर्द नहर के पास मौजूद है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम, स्वाद और एसओजी की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया और उसके कब्जे से लूटपाट किए हुए आभूषण और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया समेत कई जनपदों में 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, लूटपाट, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस समेत कई गंभीर धाराएं दर्ज हैं। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता अंजना गोयल। हत्याकांड के मामले में 30 मई को फैसला आ चुका है। उसमें तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता और विपक्ष इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरह से अंकिता की हत्या की गई है, उन तीनों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए और विपक्ष और सामाजिक संगठन लगातार इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई यही समाप्त नहीं हुई है, आगे में भी इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी कड़ी में आज
तहसील परिसर में विपक्ष के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो वीआईपी था उसका नाम आज भी सामने नहीं आया है। साथ ही जिस तरह से घटना के बाद रिजॉर्ट को तोड़वाया गया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के द्वारा ये सारा घटनाक्रम किया गया है और एक मासूम बच्ची की हत्या की गई है, उसमें जितने भी दोषी हैं सभी को पे सजा होनी चाहिए। वीआईपी का नाम ना बताने का क्या कारण है कि लोगों को आज भी भ्रम में रखा गया है। जिस तरह से वीआईपी का लगातार नाम सामने आ रहा है और उसको छुपाया जा रहा है, उससे लोगों में काफी नाराजगी है। साथ ही उनका कहना है कि हम इस लड़ाई को यही समाप्त नहीं होने देंगे। जिस तरह से उस बेटी की हत्या की गई है, हम आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक उन तीनों को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर उपचार मिल सके, लेकिन कानपुर देहात में इसकी तस्वीर बिल्कुल उलट देखने को मिली है। क्या कुछ स्थिति है, बता रहे हैं संवाददाता गौरव शुक्ला। सरकार आयुष पद्धति को बढ़ावा देकर लोगों को गंभीर मरीजों से निजात देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं स्वास्थ्य महकमा कितना जिम्मेदार है यह हम आपको इस तस्वीर में दिखाएंगे। यह तस्वीर है खोजा फूल के बने आयुर्वेदिक चिकित्सालय की, जहां की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, दीवारों में दरार आ चुकी है और इसी चिकित्सालय में बैठकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों का इलाज करते हैं। कहने के लिए तो यहाँ पर 3 सरकारी और 1 संविदा कर्मी यानी 4 लोगों का स्टाफ है, लेकिन यहाँ महज एक स्वच्छिका ही बैठकर लोगों का इलाज कर रही है। स्वच्छिका की अगर माने तो यहाँ 20 से 25 मरीज आते हैं जिनका बेहतर उपचार किया जाता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस जर्जर बिल्डिंग में बैठकर ये किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों का उपचार कर रहे हैं। क्या कानपुर देहात का स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई हादसा हो, इसके बाद इस चिकित्सालय को बनाया जाए? तस्वीरें बेहद खराब हैं, खौफनाक हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्यकर्मी इस जर्जर बिल्डिंग में बैठ करके लोगों का इलाज कर रहे हैं वो पूरी तरह से खुद भी एक बीमार नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि यह तस्वीर देखने के बाद जिम्मेदार कब इस पूरी बिल्डिंग का उपचार कराते हैं, जिसके बाद यहाँ आने वाले मरीजों को सही इलाज मिले। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला। खबर मुरादाबाद से है, जहां अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सारिक सिद्दीकी। मेन नगर निगम की टीम के द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। आज भी मुरादाबाद जनपद के सदर कोतवाली इलाके में नगर निगम की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया, जिसमें व्यापारियों को पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि मुरादाबाद जनपद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिनमें मुरादाबाद में कुछ व्यापारियों के द्वारा कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसको हटाने के उद्देश्य से नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। अपर नगर आयुक्त से जानकारी की गई तो अपर नगर आयुक्त के द्वारा भी बताया गया शहर को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर में जिन व्यापारियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था उनसे भी पहले बैठक की गई थी और ये बता दिया गया था कि वो खुद स्वयं अपना अतिक्रमण हटा दें, वरना नगर निगम के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बुलडोजर कार्यवाही की जाएगी। आज भी शहर के कई स्थानों पर बुलडोजर कार्यवाही की गई है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। लोक भवन में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी और क्या कुछ हुआ है, बता रहे हैं संवाददाता पुनीत मोहन। में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से जो मुख्य फैसले हैं वो हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हल्दीराम नोएडा में 662 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसे कैबिनेट ने लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किया है। इसके साथ ही 5 कंपनियों को सब्सिडी दी गई है। उत्तर प्रदेश में जो राशन की दुकानें हैं वो अब अन्नपूर्णा भवन के नाम से जानी जाएंगी। लगभग 2000 स्क्वायर फीट की ये दुकानें होंगी, जिनमें गोदाम भी होगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को 20% का पुलिस और पीएससी की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा में भी उन्हें छूट प्रदान करी जाएगी। इसके साथ ही तमाम ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिस पर योगी सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। इनमें निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी हैं अयोध्या और गाजियाबाद के, जिनको अनुमति प्रदान करी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार औद्योगिक विकास को लेकर के काफ़ी प्रयासरत है। ऐसे में हल्दीराम का उत्तर प्रदेश में निवेश रोजगार को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही कई कंपनियों को सब्सिडी भी प्रदान करी गई है और ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में
कई प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है और जो इसके लोन की सीमा है उसको भी बढ़ाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उससे सटे आसपास के जिलों में एक बार फिर से बैंक और फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट का आतंक देखने को मिल रहा है। क्या कुछ किया है बैंक फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों ने, बता रहे हैं संवाददाता पुनीत मोहन। की राजधानी लखनऊ व आसपास के जिलों में एक बार फिर से बैंक के रिकवरी एजेंटों का आतंक देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के आशियाना में हरदोई निवासी हरदेव सिंह ने बैंक रिकवरी एजेंसी के 4 एजेंटों के नाम एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल लखनऊ, गोंडा, अयोध्या, प्रयागराज, रायबरेली ऐसे कई जिले हैं जहां पर रिकवरी एजेंट बैंक और आरबीआई के नियमों के विरुद्ध जाकर के जिन गाड़ियों की किस्त इत्यादि समय पे नहीं जमा हो रही है उनको रास्ते में रोकते हैं। गाड़ी में जो भी लोग बैठे होते हैं, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो, उनके साथ अभद्रता करते हैं, गाड़ी मालिक के साथ अभद्रता करते हैं। इन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई आई कार्ड नहीं होता है क्योंकि बैंक इन रिकवरी के लिए प्राइवेट एजेंसी को हायर करती है और ये लोग किसी भी तरीके के मानक को पूरा नहीं करते हैं। नियम ये भी है कि रिकवरी एजेंटों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की सांठगांठ के चलते ये लोग वेरिफिकेशन भी या तो कराते नहीं हैं या फिर फर्जी लगाते हैं। ऐसे लड़के गाड़ियों को रोक करके गाड़ी में बैठे लोगों के साथ में अभद्रता करते हैं और मारपीट तक पे उतारू हो जाते हैं। आज आशियाना में हरदोई निवासी हरदेव सिंह ने इस बात की एफआईआर कराई है। इससे पहले भी लखनऊ में कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें बैंक के रिकवरी एजेंट से जब लोगों ने आई कार्ड मांगा तो उन्होंने उनके साथ मारपीट करी है। आरबीआई के नियम के अनुसार रिकवरी करने वाले के पास में उसका एक आई कार्ड होना चाहिए जिस पर बैंक का नाम, एजेंसी का नाम होना चाहिए और जो भी लोग रिकवरी कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से बैंक मनमानी पर उतारू हैं और ऐसी एजेंसी को टेंडर देते हैं गाड़ी की किस्त कलेक्शन करने का या रिकवरी करने का जो लोग नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लखनऊ पुलिस इस पर एक्शन लेती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर पीलीभीत से है, जहां घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस अंजाम तक कहानी पहुंची? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। वाली खबर सामने आई है, पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। अपने भाई के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। जैसे कि आपको बताते चले, घरेलू विवाद के चलते पत्नी मायके में गई हुई थी। किसी बहाने से बुलाकर अपने भाई के साथ में मिलकर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। गर्दन से उसकी गर्दन काटने के बाद में मौत के घाट उतार दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो मायके गई हुई थी पत्नी, तो किसी बहाने से अपने ससुराल बुलाया उसको, जिसके बाद में पत्नी को घरेलू विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया। बेरहमी से हत्या कर दी है। निर्मम हत्या कही जा सकती है क्योंकि घरेलू विवाद चल रहा था। ये बलरामपुर चौकी की घटना है, जिसके बाद में पुलिस हरकत में आई और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी आरोपी फरार चल रहा है। देखना है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस जो आरोपी पति है वो पकड़ा जाता है या नहीं, क्योंकि उसे चुपके से बुलाकर, जो मायके में गई हुई थी पत्नी, उसे बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। भाई के साथ में मिलकर निर्मम हत्या कर दी है। नए मामले सामने निकल के आते रहते हैं। दुष्कर्म पीड़िता को दूध में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया है, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा भैंसा गांव से एक युवती को जहर पिलाने की घटना सामने आई है। जैसे कि आपको बता दें, गांव भैंसा में एक युवक के द्वारा जो एक नाबालिग लड़की घर पे अकेली थी, जिसको मौका पाकर स्कूटी से आए युवक ने युवती को अपनी स्कूटी पे बैठाने के बाद स्टेशन पे ले गया। उसकी मां ने युवती को जो कि दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और युवती की जो थाना बरखेड़ा क्षेत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद हालत गंभीर होती चली गई तो जिला अस्पताल रिफर किया गया, तो वहाँ भी सुधार नहीं हुआ तो बरेली में जाकर के युवती की मौत हो गई। जैसे कि आपको बताते हैं, युवती के पिता ने बताया है कि आए दिन लड़के के साथ में झगड़ा हुआ था। झगड़े होने के बाद में जो लड़के की माँ है, जो लड़का, तो वो अपने स्टेशन पे ले जाने के बाद उसकी माँ ने दूध में मिलाकर जहर पिला दिया। तबीयत खराब होने के बाद में सामुदायिक में भर्ती कराया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल रेफर करने के बाद में मृत्यु हो गई लड़की की। जिसके बाद में पुलिस हरकत में आए, कि पुलिस की हरकत में आए। बरखेड़ा पुलिस के बड़े कारनामे देखने को मिले। आए दिन
सुर्खियों में बनी रहती है। पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बरखेड़ा पुलिस ने कोई कार्रवाई न करते हुए लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही का पूरा आरोप लगाया, जिसके बाद में जो है कि अब पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल कैमरामैन गुलशन पाल के साथ। खबर जौनपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को ट्रेलर ने रौंद दिया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक। जौनपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार की कहर देखने को मिली है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंदते हुए मौके से फरार हो गया। घटना में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई और 1 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पहुंची पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पूरा मामला जो है सराय खाजा थाना क्षेत्र के कोठवा बाजार के समीप बताया जाता है, जहां पर सामने से आई तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया और घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 4 जून को पीलीभीत दौरे पर रहेंगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। पीलीभीत में कल महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कल 4 जून को दौरा है, जहां पर जंगल का करेंगे निरीक्षण। मुस्तफाबाद में उतरेगा हेलीकॉप्टर। पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। जैसे कि आपको बताते चले, कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हेलीकॉप्टर पीलीभीत में उतरेगा, जिसके बाद में निरीक्षण करेंगी और छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी किट भी वितरण करेंगी। जिसके बाद में पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस, चिकित्सक और जिसके बाद में पुलिस की पूरी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सड़कों को अभी डाइवर्जन कर दिया गया है, रूट चेंज कर दिए गए हैं। और अब कल जो है कि मुस्तफाबाद में हेलीकॉप्टर उतरने की संभावना है। फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा कहां नहीं, क्योंकि अभी कोई वो नहीं लागू किया गया है। फिलहाल कल 4 जून को आनंदीबेन पटेल का जो है कि पीलीभीत में आगमन होगा। और खबर आगरा से है, जहां यमुना नदी में नहाते समय 6 किशोरियां डूब गईं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सचिन गुजर। आगरा यमुना नदी में डूबने से 4 किशोरियों की मौत होगी। आपको बता दें पूरा मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है, जहां पर रील बनाने के चलते 6 युवतियां यमुना में डूब गईं। स्थानीय लोगों को पता चलते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के कई घंटों की मशक्कत से रेस्क्यू करके और गोताखोरों की मदद से 6 युवतियों को यमुना नदी से बाहर निकाला, जिसमें 4 की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों किशोरियों को आगरा पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और 4 युवतियों की मौत होगी, जिसके बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया और चीख पुकार मच गई। ये बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर रील बनाने के चलते ये बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। कहीं ना कहीं लगातार ऐसी तमाम खबरें आती हैं। रील बनाने के चक्कर में तमाम ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रील बनाने के लिए युवतियां नहाते समय मौज मस्ती करते समय यमुना नदी में रील बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं 6 युवतियां उसमें डूब गईं और उसमें से 4 की मौत हो गई और 2 को आगरा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुजर। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।